हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं आज हाईवे इंजीनियरिंग का टॉप एमसीक्यूज पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने पार्ट 1 पार्ट 2 के क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और हाईवे इंजीनियरिंग के जो एमसीक्यूज हैं वो बेस्ड हैं आपके गेट, स्टेट पीएससी, एई एंड जे एग्जाम के बेस्ड पे, राइट। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आपके काइजन टेक चैनल के अबाउट सेक्शन में आपके वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट 3। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द average width of entry section is 3 meter and the exit is 6 meter then the average width is। अब क्या बोला है कि आपकी जो एवरेज विड्थ है एंट्री सेक्शन की कितनी गिवन है आपको 3 मीटर और एग्जिस्ट की कितनी गिवन है 6 मीटर, तो एवरेज विड्थ कितनी होगी। तो जनरली अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन है आपका रोटरी का। डिजाइन ऑफ रोटरी जब आपने स्टडी की है तो डिजाइन ऑफ रोटरी में आपका एंट्री सेक्शन होता है और एक एग्जिस्ट सेक्शन होता है। आपको ऑलवेज पता है कि रोटरी में जो आपका एंट्री सेक्शन का रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा आपका कम होता है किससे, एग्जिस्ट सेक्शन के कंपेयर में। तो वहीं पे आपकी वैल्यू डाटा गिवन है कि एंट्री सेक्शन का रेडियस गिवन है आपको रोटरी का 3 मीटर और एग्जिस्ट का गिवन है 6 मीटर और एवरेज विड्थ निकालनी है। सिंपल सी बात है कि आपको एवरेज विड्थ कैसे निकलेगी, एंट्री सेक्शन को आप E1 से डिनोट करते हैं और एग्जिस्ट सेक्शन को आप E2 से डिनोट करते हैं, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं E1 प्लस E2/2 और इससे आपको एवरेज विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप 6 + 3/2 कर देंगे तो आपकी एवरेज विड्थ आएगी 4.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.5 मीटर। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द एवरेज विड्थ इज एवरेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट विड्थ। और आपने उसको फाइंड आउट कर लिया, उसका एवरेज निकाल लिया और आपका आंसर है 4.5 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ए ट्रैफिक लेन द ट्रैफिक मूविंग एक्सट्रीम लेफ्ट इज 250 पीसीयू, राइट। तो आपका ट्रैफिक लेन में जो ट्रैफिक मूव कर रहा है वो कहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड कितना मूव कर रहा है, 250 पीसीयू, राइट। एंड इन एक्सट्रीम राइट इज 240 पीसीयू। तो आपका लेफ्ट साइड में ट्रैफिक मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, 250 पीसीयू और राइट साइड में कितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, 240 पीसीयू, राइट। द सम ऑफ द वीविंग ट्रैफिक क्रॉसिंग लेफ्ट एंड राइट इज 500। तो जो वीविंग क्रॉसिंग जो है, वीविंग ट्रैफिक का जो क्रॉसिंग होता है लेफ्ट एंड राइट, वो कितना आपको गिवन है 500 पीसीयू। फाइंड प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक। तो वीविंग ट्रैफिक का आप क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, प्रपोर्शन निकालना है आपका किसका, वीविंग ट्रैफिक का। और वीविंग ट्रैफिक का जो प्रपोर्शन है, रेशियो होता है वो हमारा, उसका जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, B+C/A+B+C+D। अब ये B+C/A+B+C+D होता क्या है, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आप जब डिजाइन ऑफ रोटरी करते हैं तो डिजाइन ऑफ रोटरी में जो आपका सेक्शन ए सेक्शन है वो आप फेस 1 से और फेस 2 में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आप बी कंसीडर करते हैं जो कि आपका बी होता है, उसके बाद सी होता है एंड डी होता है। ये आप डिजाइन ऑफ रोटरी का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको आई बटन के लिंक में मिल जाएगा, वहां पे आप इस वीडियो में इसका कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। तो वहां पे जो फार्मूला होता है आपका B+C/A+B+C+D, ये होता है आपका क्या, वीविंग ट्रैफिक या वीविंग रेशियो का फार्मूला, राइट। तो आपको यहाँ पे गिवन है एक्सट्रीम लेफ्ट कितना है 250 एंड एक्सट्रीम राइट कितना गिवन है आपको 240 पीसीयू। तो ये वैल्यू जो आपकी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई किसकी, ए की, राइट। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में की वैल्यू है वो है आपकी ए की वैल्यू और जो एक्सट्रीम राइट है वो आपकी वैल्यू है डी की। और जो आपका वीविंग ट्रैफिक क्रॉसिंग है, तो जो वीविंग ट्रैफिक क्रॉसिंग, क्रॉसिंग क्या, जो वीविंग सेक्शन में हमारे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग ट्रैफिक क्रॉसिंग। जो लेफ्ट एंड राइट को कंप्लीटली कितना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बी एंड सी की वैल्यू कितना की गिवन है हमें 500। तो हमें वीविंग प्रोपोर्शन निकालना है, तो सिंपल सा आपको फार्मूला पता है, आपको वैल्यू पता है और अगर आपने कॉन्सेप्ट तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आप इसका वीविंग ट्रैफिक का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन देखिए, B is the proportion of traffic entering into rotary, right? C is the proportion of traffic leaving the rotary. A is the proportion of traffic moving in left lane and D is the proportion of traffic moving in the right lane.
तो आपको यहाँ समझ में आया। यहाँ पे आपका जो वीविंग ट्रैफिक का जो रेशियो होता है उसका फार्मूला होता है आपका बी प्लस सी अपान ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आपको वैल्यू पता है बी प्लस सी का कंप्लीट वैल्यू कितना दिया है आपको 500, ए की वैल्यू आपको गिवन है 250, बी की और सी की कंप्लीट वैल्यू आपको गिवन है 500 एंड डी की वैल्यू गिवन है आपको 250। आप टोटल वैल्यू को पुटअप कर देंगे, यहाँ से आप वीविंग रेशियो निकाल सकते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, आप डिजाइन ऑफ रोटरी के अगर लेक्चर्स देखेंगे तो उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पॉइंट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैपेसिटी ऑफ रोटरी इन पीसीयू पर हावर फॉर ए प्रपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक 0.5। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ रोटरी जो है, कैपेसिटी ऑफ रोटरी इन पीसीयू में है आपकी पैसेंजर कार यूनिट जिसको आप बोलते हैं पर हावर का, उसका वीविंग ट्रैफिक कितना गिवन है आपको 0.5। मतलब इस बार आपको वीविंग रेशियो गिवन है, वीविंग रेशियो कितना गिवन है आपको 0.5। वीविंग रेशियो को आप किससे डिफाइन करते हैं, पी से, राइट। एंड द विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन इज 12 मीटर। और वीविंग सेक्शन का विड्थ कितना गिवन है आपको 12 मीटर गिवन है, राइट, जिसको आप W से डिनोट करते हैं, राइट। एवरेज विड्थ ऑफ एंट्री इज 0.4 मीटर। और एवरेज विड्थ दी है आपको, एवरेज विड्थ कितनी दी है आपको 0.4 मीटर, जिसको आप किससे मेंशन करते हैं, ई से मेंशन करते हैं, राइट। एंड लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन इज 7.2 मीटर। और लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन आपको कितना गिवन है 7.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन आपको कहते हैं जिसको एल से डिनोट करते हैं 7.2 मीटर। और आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ रोटरी, इसको आप बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी भी बोलते हैं। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी निकालने का आपका फार्मूला होता है आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी, जिसको आप डिनोट करते हैं किससे, इसको आप डिनोट करते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी को क्यू से। इसका फार्मूला आपका होता है 280 डब्ल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस ई अपान डब्ल्यू क्लोज ब्रैकेट एंड फिर से मल्टीप्लाई में 1 माइनस पी मैक्स अपान 3। पी मैक्स होता है आपका वीविंग ट्रैफिक, जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, वीविंग रेशियो का जो प्रोपोर्शन होता है उसी को आप बोलते हैं पी मैक्स से डिनोट करते हैं। तो पी मैक्स बाय 3 फिर अपान 1 प्लस डब्ल्यू अपान एल। थोड़ा लेंदी फार्मूला है पर ये आपका फार्मूला है, आपको पूरी वैल्यू गिवन है, बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी होती है और आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन आंसर। ये रहा आपका एक्सप्लेन आंसर। प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी का आपको जैसा कि आपको मैंने फार्मूला बताया, आपका फार्मूला होता है 280 डब्ल्यू 1 प्लस ई अपॉन डब्ल्यू 1 माइनस पी बाय 3 का होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन एल, राइट। अब आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, तो डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है, वीविंग जो सेक्शन है उसकी क्या होती है डब्ल्यू विड्थ होती है, राइट। ई क्या होता है, तो आपका जो एवरेज एंट्री विड्थ होती है उसको आप ई से डिनोट करते हैं, राइट। डब्ल्यू आपको पता ही है, पी पता है, आपको बताया मैंने वीविंग रेशियो होता है वो भी आपको गिवन ही है, राइट। और एल आप एल क्या होता है आपका, एल होता है लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन होता है। आपको पूरी वैल्यू गिवन है 218, आपको विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन गिवन है 12, राइट। 1 प्लस ई जो एवरेज विड्थ दी एंट्री विड्थ दी है वो भी आपको गिवन है 0.4। डब्ल्यू आपको पता है विड्थ किसका, वीविंग सेक्शन का। पी तो आपको वीविंग ट्रैफिक का जो प्रोपोर्शन गिवन है वो भी गिवन है आपको कितना 0.5/3। फिर होल डिवाइड कर देंगे आपका 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल, डब्ल्यू एल भी पता है आपको, एल जो पता है लेंथ ऑफ सेक्शन 7.2 मीटर की बहन है। आप होल वैल्यू बस फार्मूले में पुट कीजिए और आपका आंसर आ गया 1088 1088 पीसीयू। तो ये आपकी हो गई प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपके न्यूमेरिकल है जो गेट बेस्ड पे न्यूमेरिकल है और एई के बेस्ड पे न्यूमेरिकल है, और जेई में कई बार तो जनरली इनका सिर्फ फार्मूला ही पूछ लेता है, ऑप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेता है कि कौन सा प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी का फार्मूला है। और अगर बात की जाए ए या गेट के पर्पज से, तो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके न्यूमेरिकल आपके जनरली आते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द बेस्ट टाइप ऑफ इंटरचेंज कैन बी प्रोवाइडेड विथ। जो बेस्ट टाइप का इंटरचेंज होता है हम प्रोवाइड किस में करते हैं, रोटरी में कि डायमंड में कि पार्शियल क्लोवर लीफ में या फुल क्लोवर लीफ में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है फुल क्लोवर लीफ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है फुल क्लोवर लीफ। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि फुल क्लोवर लीफ इंटरचेंज प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड फैसिलिटी फॉर इंटरचेंज एंड इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज। तो फुल क्लोवर लीफ जो होता है आपका, वो आपका सबसे जो सब जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है इंटरचेंज में वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं। ये मोस्ट कन्वीनियंट हमारा होता है किसके लिए, हमारे इंटरचेंज के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फुल क्लोवर लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
A grade intersection may be provided if the PCU exceed, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इफ ग्रेड इंटरसेक्शन मे बी प्रोवाइडेड इफ द पीसीयू एक्सीड, तो ग्रेड इंटरसेक्शन आप कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपकी पीसीयू की वैल्यू किससे एक्सीड होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 5000, 6000, 7000 एंड 10000, और आपका जो करेक्ट आंसर है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 10000। तो जब आपका पीसीयू की जो वैल्यू, पीसीयू आपको पता है ना, पैसेंजर कार यूनिट, जो आप इक्विवेलेंट जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू एक कैलकुलेशन पर्पज से आईआरसी क्या करता है, उसका एक स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट व्हीकल के रूप में कन्वर्ट करता है, उसको आप बोलते हैं पीसीयू। तो उसका पीसीयू की वैल्यू अगर 10000 है तो हमें एक ग्रेड इंटरसेक्शन को प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मे बी, तो मतलब अगर 10000 है पीसीयू की वैल्यू, 10000 से एक्सीड कर रही है पीसीयू की, 10000 पीसीयू से एक्सीड की वैल्यू है, तो हम ग्रेड इंटरसेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि इफ द पीसीयू वैल्यू एक्सीड 10000 देन द ग्रेड सेपरेटर मे बी यूज्ड एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी अगर रिक्वायर्ड है तो, राइट। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंप इन द ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन डू नॉट इंक्लूड। तो रैंप जो है आपका, जो ग्रेड इंटरसेक्शन होता है, ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन है, उसमें हम लोग किसको इंक्लूड नहीं करते, जो आपके पास गिवन ऑप्शन है। और आपका ऑप्शन है डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या क्लोवर लीफ। तो आपको जर्नी बता दूं, जो स्टार्टिंग के थ्री हैं, डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये जो हैं ये सभी किसके टाइप हैं? ये सभी टाइप हैं हमारे इंटरसेक्शंस के। किसके हैं? इंटरसेक्शन, डायरेक्ट इंटरसेक्शन, सेमी डायरेक्ट इंटरसेक्शन, इनडायरेक्ट इंटरसेक्शन। तो ये आल जो थ्री हैं ये टाइप ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, राइट। पर बात की जाए क्लोवर लीफ की, तो क्लोवर लीफ आपका क्या है? क्लोवर लीफ है आप टाइप ऑफ इंटरचेंज है। क्या है? टाइप ऑफ इंटरचेंज। तो इस जो रैंप है जो प्रोवाइड करते हैं ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन डू नॉट इंक्लूड, उसको हम किसको इंक्लूड नहीं करते इन ऑप्शन में? क्लोवर लीफ को, क्योंकि ये आपका क्या है? इंटरचेंज है। वहां की जो ये तीन है ये आपके इंटरसेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोवर लीफ। और ये रहा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लोवर लीफ इज ए टाइप ऑफ इंटरचेंज, इट इज नॉट एन इंटरसेक्शन। तो आपका क्लोवर लीफ क्या है? एक इंटरचेंज है, ये कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और वहां की जो थ्री है रिमेनिंग, वो क्या है? आपके टाइप ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल एंड नंबर ऑफ ट्रेन शुड एक्सीड बाय हाउ मच टू जस्टिफाई द बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये क्वेश्चन एक को पता भी होना चाहिए, प्लस आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि जो बाईपास रोड को आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन करने का मन हुआ और आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसका अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है आपका? वो क्राइटेरिया है कि अगर जो हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल हैं उनका जो नंबर या ट्रेन का जो है उनका वैल्यू अगर एक्सीड करती है किससे? 25,000, 5,000, 50,000 और 2,50,000, राइट। तो अगर इनसे वैल्यू, इनमें से किससे वैल्यू एक्सीड करती है तो हम बाईपास रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आपको ये बता दूं मैं कि अगर हमारा जो फास्ट मूविंग व्हीकल है और नंबर ऑफ ट्रेन अगर एक्सीड करता है किसकी वैल्यू? 25,000 की वैल्यू को एक्सीड करते हैं, उस केसेस में आपको जो बाईपास रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वो आप क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं कि हाँ उस एरिया में आपको क्या बनाना है? बाईपास का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 25,000। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि if the product of fast moving vehicle and number of train should exceed 25,000 then we have to justify the bypass road construction, right? And if it exceeds 50,000 it is mandatory। तो मतलब अगर आपका जो फास्ट मूविंग व्हीकल के नंबर है, नंबर ऑफ ट्रेन, अगर इनके जो वैल्यू है ये अगर 25,000 से एक्सीड करती है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि बाईपास रोड की कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। पर अगर ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, 50,000 तक वैल्यू होती है, 50,000 से वैल्यू ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, उस केस में तो फिर कंपलसरी हो जाता है कि बाईपास का कंस्ट्रक्शन करना ही है। तो बाईपास का कंस्ट्रक्शन इनके बेसिस पे होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्किंग पार्किंग फैसिलिटी
मे बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो पार्किंग की आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो आप कितने टाइप्स की प्रोवाइड कराते हैं? आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। तो जो पार्किंग की आपकी फैसिलिटी है वो आपके 2 टाइप्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। पार्किंग की जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं वो 2 टाइप्स की होती है। अब आप उसको कौन कौन से 2 टाइप होती है ये भी समझ लीजिए। एक होती है आपकी ऑन स्ट्रीट पार्किंग, एक होती है आपकी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, जिसमें आप कर्व कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग, या इसी को आप बोलते हैं कर्व पार्किंग, राइट। अभी ऑन स्ट्रीट पार्किंग क्या होती है? तो आपने जनरली देखा होगा कि जो रोड होती है, रोड के बगल में कर्व जो प्रोवाइड कराते हैं आप, कर्व में ही आप पार्किंग व्हीकल खड़े होते हैं, राइट। रोड के साइड में कर्व में ही व्हीकल खड़े होते हैं, तो और उसको इसलिए आपको इसको विथ कर्व होता है हमारा, इसलिए इसको आप कर्व पार्किंग भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग, राइट। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की बात की जाए तो इसके लिए आप अलग सा एरिया लेते हैं, पार्किंग जोन लेते हैं, जहां पे आप व्हीकल को आप क्या कराते हैं, पार्क कराते हैं। जैसे आप मान लीजिए मॉल है, मॉल में एक पार्किंग जोन अलग से होता है जो बेसमेंट में होता है, राइट। तो मल्टी लेन है हमारा, मल्टी जो हमारी बिल्डिंग है उसमें पार्किंग का एक अलग आप सेटअप कराते हैं। तो जो अलग से जोन लेके चलते हैं वो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होती है। जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है वो रोड के साइड में जो कर्व प्रोवाइड कराते हैं, कर्व के में जो व्हीकल हमारे पार्क करते हैं वो आपको क्या कहलाती है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग कहलाती है। और ऑन स्ट्रीट पार्किंग भी आप कर्व पार्किंग बोलते हैं। तो आपकी जो पार्किंग फैसिलिटी होती है 2 टाइप की होती है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। दोनों को आपको मैंने समझा दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। पार्किंग फैसिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, द ऑन स्ट्रीट पार्किंग एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ पार्किंग फैसिलिटी इज कन्वीनियंट फॉर ऑल टाइप ऑफ यूजर। तो ये एक एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की जो पार्किंग फैसिलिटी होती है वो क्या होती है, हमारी कन्वीनियंट होती है, किसके, ऑल टाइप यूजर्स के। मतलब सबसे जो अच्छी पार्किंग होती है जो सभी टाइप के यूजर्स के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है और इजिली कन्वीनियंट होती है, वो कौन सी पार्किंग होती है? आपके पास ऑप्शन है कर्व पार्किंग, ऑफ पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, 90 डिग्री पार्किंग। और इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री जो पार्किंग होती है वो आपकी क्या होती है, मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग होती है। कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन कि मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग हमारी कौन सी होती है ऑल टाइप यूजर्स के लिए, तो वो होती है 90 डिग्री की पार्किंग। मतलब 90 डिग्री पार्किंग मतलब ये इधर आपने एक हो गया वो मान लीजिए, एक इधर साइड पार्किंग हो गई, तो इधर इधर व्हीकल ऐसे ऐसे खड़े हो गए, एक व्हीकल ऐसे ऐसे दोनों साइड से खड़े हो गए, जैसे ये रोड हो गई आपकी और इधर ऐसे रोड हो गई, और उसको ऐसे व्हीकल खड़े उनको 90 डिग्री की पार्किंग बोलते हैं, जो कि मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आइए आपका एक्सप्लेनेशन कि the 90 degree parking is most convenient for user as it is easy to park and easy to handle even for new users, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कैन बी पार्क्ड इन। तो मैं अब देखिए, अभी मैंने बोला मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग कौन सी होती है, तो मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग जो ऑल यूजर्स के लिए होती है वो होती है 90 डिग्री की पार्किंग। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार कैन बी पार्क। तो मैं जो कार होती है वो ऑल यूजर्स के लिए थे, ऑल यूजर्स में तो सभी आते थे 90 की पार्किंग में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी। लेकिन अगर यहाँ स्पेशली बात करें कार की, तो मैक्सिमम नंबर जो कार पार्क हो सकती है वो किस टाइप की पार्किंग में पार्क हो सकती है? आपके पास वही ऑप्शन है, कर पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, पैरेलल पार्किंग एंड 90 डिग्री पार्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पैरेलल पार्किंग। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पैरेलल पार्किंग ऐसी पार्किंग है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार क्या हो सकते हैं, पार्क्ड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए रहा आपका ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी accommodated फॉर सेम लेंथ इन द पैरेलल पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर ए कर्व ऑफ 59 मीटर एंड हैविंग द लेंथ ऑफ कार एज 5 मीटर इज। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस, नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस का मतलब क्या हो गया कि आपके जो पार्किंग का स्पेस है, एक व्हीकल है और दूसरा व्हीकल खड़ा है, उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो उस स्पेस को पूछा कि नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस कितना होगा अगर कर्व की लेंथ, किसकी, कर्व की लेंथ दी है आपको, कितनी दी है, कर्व की लेंथ 59 मीटर गिवन है और कार की लेंथ कितनी गिवन है आपको, 5 मीटर। आपसे पूछा नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस कितना होगा। सिंपल सा है, आप नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस निकालने के लिए आप n इक्वल टू फार्मूला ले लेते हैं, आप क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ कर्व अपॉन जो आपकी लेंथ ऑफ कार होती है, राइट।
तो आप लेंथ आपका कितना गिवन है आपको 59 और लेंथ आपका कितना है आपका 5 मीटर। पर इस जो 5 मीटर है इसको आप इंक्रीज करके लेंगे अकॉर्डिंग टू आईआरसी। कितना इंक्रीज करके लेंगे? 0.9 मीटर इंक्रीज करके लेंगे। इसका क्यों लेंगे? क्योंकि आप जो व्हीकल को पार्क कराएंगे तो उसको वेरी क्लोज पार्क नहीं कराएंगे, उसको क्या है उसके बीच में स्पेस को देके पार्क कराएंगे, इसलिए आप जनरली विड्थ को इंक्रीज करके लेते हैं। इसलिए आप वहां पे 0.9 मीटर एक्स्ट्रा विड्थ लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी, राइट। तो आपका 559 डिवाइड बाई 5.9 हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दें तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 10। तो नंबर आप पार्किंग इस क्वेश्चन का कितनी हो जाएगी? पार्किंग स्पेस कितना निकल के आएगा आपका 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 10। आइए देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में। देखिए नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस 59 डिवाइड बाई 5.9। आपको दिया था 5 मीटर लेंथ ऑफ व्हीकल बट आपने लिया 5.9 तो आपका आंसर आ गया 10। तो देख लीजिए एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ 0.9 मीटर इज कंसीडर्ड बिकॉज द व्हीकल कैन नॉट बी पार्क्ड वेरी क्लोज। तो व्हीकल को वेरी क्लोज पार्क नहीं करना है, इसलिए आप 0.9 मीटर एक्स्ट्रा विड्थ लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पार्किंग फैसिलिटी इन विच एलिवेटर आर रिक्वायर्ड टू चेंज टू ए डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पार्किंग की फैसिलिटी है जिसमें आप एलिवेटर को यूज करते हैं और डिफरेंट लेवल इस तो उस टाइप के जो पार्किंग होती है उसको आप क्या बोलते हैं? आपके पास आने पार्किंग लॉट बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं, क्लोवर लिप जंक्शन बोलते हैं, रैंप बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। आप सिंपल सी बात है, जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें आपके बेसमेंट में पार्किंग होती है, हो सकता है वो थर्ड फ्लोर में पार्किंग हो ज्यादा। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग काफी हाई राइजिंग अगर बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात की जाए तो बेसमेंट में अगर पार्किंग में उसका कंसीडर नहीं हो पाता तो आप थर्ड फ्लोर में सेकंड फ्लोर में भी पार्किंग को क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं। तो उस केस में आपको जो व्हीकल आपका वो थर्ड फ्लोर में कैसे जाएगा उसके लिए आप क्या करते हैं एलिवेटर का यूज करते हैं। तो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उसमें आप पार्किंग फैसिलिटी में क्या यूज करते हैं एलिवेटर का रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यूजुअली आप टाल बिल्डिंग देयर इज एलिवेटर प्रोवाइडेड टू चेंज द लेवल ऑफ पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन 90 डिग्री पार्किंग द लेंथ ऑफ कर्व इज 25 मीटर द पार्किंग स्पेस आर। फिर से आपको क्या पूछा क्वेश्चन में? पार्किंग स्पेस पूछा है। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी आपने किया उसमें भी नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस पूछा था, बस उसमें कर्व की लेंथ मेंशन थी और व्हीकल का लेंथ मेंशन थी, राइट। पर यहाँ पे सीधे आपका दिया गया क्वेश्चन में कि 90 डिग्री की पार्किंग, किसकी? 90 डिग्री पार्किंग। तो 90 डिग्री पार्किंग है, अब लेंथ ऑफ कर्व गिवन है और आपको पार्किंग स्पेस फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ व्हीकल आपको गिवन नहीं है बट आपको 90 डिग्री पार्किंग गिवन है। तो 90 डिग्री पार्किंग के केस में जो आप पार्किंग स्पेस निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है n इक्वस टू एल अपान 2.5। क्या होता है 90 डिग्री पार्किंग के केस में? 90 डिग्री पार्किंग केस में होता है n इक्वस टू एल अपान 2.5 और एल आपका क्या होता है लेंथ ऑफ कर्व, वो आपको दिया है 25। तो 25 अपान 2.5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 8 10। देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में। और ये आपका एक्सप्लेनेशन है पार्किंग स्पेस इन 90 डिग्री पार्किंग। तो आपका फार्मूला जैसा का आपको बताया कि n इक्वस टू जो नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस निकालते हैं n से डिनोट करते हैं इक्वस टू l क्या था आपका लेंथ ऑफ कर्व अपान 2.5। 2.5 आपका फिक्स होता है किसके लिए? 90 डिग्री पार्किंग केस में। और आपका आ गया 10 आंसर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन में आपसे और जनरल डिस्कस कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में बात हुई है किसकी? 90 डिग्री पार्किंग के केस में। तो आपने सिंपल से फार्मूला लगा दिया n इक्वल टू होता है l अपान 2.5। l आपको गिवन था 25 तो आपने उसका निकाल दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले 45 डिग्री, 45 डिग्री दे दे और आपको लेंथ अप कर दे दे, आप बोले पार्किंग स्पेस निकाले, तो 45 डिग्री जो एंगल होता है उसके केस जो 45 डिग्री की पार्किंग होती है उसमें नंबर ऑफ स्पेस निकालने का फार्मूला होता है l माइनस 2 अपान 3.6। ध्यान रखिएगा, मैं सभी को रिपीट करूंगा। 90 डिग्री का होता है आपका n इक्वल टू l अपान 2.5। सेकेंड 45 डिग्री है तो 45 डिग्री केस में आपका फार्मूला होता है n इक्वल टू l माइनस 2 अपान 3.6। अगर पैरेलल पार्किंग की बात की जाए तो पैरेलल पार्किंग में आपका फार्मूला होता है n इक्वल टू l अपान 6.6। अगर 30 डिग्री पार्किंग की बात करें तो उसके इसमें फार्मूला होता है n इक्वल टू l माइनस 0.85 अपान 5.1। और अगर 60 डिग्री पार्किंग की बात की जाए तो होता है n इक्वल टू l माइनस 2 अपान 2.9।
तो ये आपके वेरियस फार्मूले थे जिनसे आप नंबर ऑफ स्पेसिंग किसी भी पार्किंग की निकाल सकते हैं, जो आपके पास पार्किंग पता होती है वहाँ। और इसका इस टॉपिक का आपको डिटेल जो आई बटन में आप मेरे हाईवे के लेक्चर्स देखेंगे, तो उसमें आपको पार्किंग फैसिलिटी है, पार्किंग फैसिलिटी, तो उसके लिए आप लेक्चर डाला गया है, आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं और उसको कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। बट इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको बता दें सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड ऑफ फॉर पार्किंग, आप बताइए। आपको 3 क्वेश्चन मैं करा चुका लास्ट। सबसे पहले मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, तो मोस्ट कन्वीनियंट सबसे अच्छा मेथड कौन सा था पार्किंग के लिए, जो ऑल टाइप यूजर्स के लिए बेस्ट था, 90 डिग्री की पार्किंग। अगर कार की बात की जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार किस पार्किंग में पार्क हो जाते हैं, तो आपको पता था मैक्सिमम नंबर ऑफ कार हमारे पार्क हो जाते हैं पैरेलल पार्किंग में, राइट। और आप पे पार्किंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की फैसिलिटी होती है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, राइट। अब एक देखिए मोस्ट ये इनकन्वीनियंट, मतलब सबसे जो हमारी पार्किंग होती है लेकिन इनकन्वीनियंट कौन सी होती है, तो मोस्ट इनकन्वीनियंट जो पार्किंग होती है आपकी, वो होती है आपकी 30 डिग्री पार्किंग। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कन्वीनियंट पार्किंग होती है 90 डिग्री की पार्किंग होती है, मोस्ट इनकन्वीनियंट जो पार्किंग होती है वो होती है आपकी 30 डिग्री की पार्किंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। 30 degree parking is the most inconvenient as everyone cannot turn in this angle, right? 90 degree parking is convenient and in parallel most car can be handled। तीनों का आपको एक्सप्लेनेशन में दे दिया गया। 30 डिग्री आपकी मोस्ट इनकन्वीनियंट होती है, 90 डिग्री आपकी कन्वीनियंट पार्किंग होती है, और अगर पहले जो पार्किंग की बात की मोस्ट होती है किसके लिए, कार के लिए होती है, तो कार को हैंडल कर सकती है इजिली। तो ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चन को आपको डील कर दिया गया है इस एक्सप्लेनेशन में। और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन यूजिंग रोडवे, राइट। तो इन जो आपको गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा कंसिक्वेंस है जो पेडेस्ट्रियन यूजिंग रोडवे का नहीं है। और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका रिडक्शन इन इफेक्टिव रोड, दूसरा रिडक्शन इन रनिंग स्पीड, तीसरा रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ रोड, और चौथा इंक्रीज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। क्यों, क्योंकि जो आपके जेब्रा क्रॉसिंग है वो ये ओनली पेडेस्ट्रियन के लिए होती है, और जो ऊपर के 3 है ये सब रोडवे के एग्जाम्पल है बस। बट अगर जेब्रा क्रॉसिंग की बात की जाए तो एक जेब्रा क्रॉसिंग किसी भी टाइप का रोडवे नहीं होता है, ये ओनली पेडेस्ट्रियन के लिए होता है। चल, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। जेब्रा क्रॉसिंग आर मीन्ड ओनली फॉर ए क्रॉसिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन, इट इज नॉट रिलेटेड टू रोडवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द क्रॉस स्लोप ऑफ पेव्ड फुटपाथ में बी, जो क्रॉस स्लोप होता है, क्रॉस स्लोप या इसका बोलते हैं जनरली क्या, कैम्बर बोलते हैं, तो जो पेव्ड फुटपाथ होता है उसका कितना लेके चलते हैं। और आपके पास ऑप्शन है 1 to 2%, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4% ओनली। तो आपका जो क्रॉस स्लोप होता है पेव फुट का वो होता है आपका 3 to 4%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द क्रॉस स्लोप ऑफ फुटपाथ में बी 3 to 4%। ठीक है, ये होता है आपका किसका, 3 to 4% पेड का। एंड अगर अनपेड फुटपाथ है तो उसके इसमें आपका क्रॉस स्लोप बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 4 to 6%। तो ये होता है अनपेव्ड के लिए 4 to 6%, और अगर पेव्ड फुटपाथ है तो हमारा 3 to 4%। अब पेव्ड अनपेव्ड तो आप जानते हो, पेव्ड मतलब जो आप पेमेंट बनाते हैं, तो जो आपने पेमेंट बना उसके में बोला गया है। और जिसके में अनपेव्ड है, जो में अनपेव्ड मतलब उस फुटपाथ को आप पेमेंट नहीं किए हैं तो अनपेव्ड बोल दिया, उसके इसमें आपका कितना होगा 4 to 6%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अप्रोच वेलोसिटी एज पर आईआरसी फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फैसिलिटी इज। तो जो अप्रोच वेलोसिटी होती है एज पर आईआरसी, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फैसिलिटी कितनी के केस में उसमें आप कितना रखते हैं, तो अप्रोच वेलोसिटी आपकी होती है 65 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू आईआरसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अप्रोच वेलोसिटी कितनी होती है आपके 65 किलोमीटर होती है एज पर आईआरसी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फैसिलिटीज के लिए, राइट। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, अप्रोच वेलोसिटी एज पर आईआरसी इज कंसीडर एज 65 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन बट इट मे बी डिपेंड वेराइंग ऑन द कंडीशन, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ऑब्जेक्ट appears dark then the road surface it is called। एग्जाम पॉइंट ऑफ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ द ऑब्जेक्ट appears darker than the road surface it is called। तो जो मान लीजिए आप रोड में है, आपका रोड पेमेंट क्या होता है, ब्लैक कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। अगर उससे भी ज्यादा डार्क कलर का क्या हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके रोड में अगर हो, तो उस कंडीशन को उस केस में रोड की जो सरफेस होती है उसको आप क्या बोलते हैं। तो देखिए वही लिखा कि इफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डार्कर देन द रोड सरफेस इट इज कॉल्ड, तो उसको आप क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है डिसइंक्रीमेंट, पार्शियल डिसइंक्रीमेंट, सिल्हूएट एंड रिवर्स सिल्हूएट। तो आप का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्हूएट आपका करेक्ट आंसर है। जो ऑब्जेक्ट होता है आपका अपीयर होता है का डार्कर देन द रोड, रोड से ज्यादा डार्क में अपीयर होता है, उसको आप बोलते हैं, उस सरफेस को आप बोलते हैं सिल्हूएट, राइट। इसी का अगर वाइस वर्सा केस कर दिया जाए कि अब आपका जो रोड है वो ज्यादा डार्क है किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो उसको आप बोलते हैं रिवर्स सिल्हूएट, राइट। और ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डार्कर है किससे, रोड सरफेस से, तो उसके इसको आप बोलते हैं उसको बोलते हैं आप सरफेस को बोलते हैं सिल्हूएट। एंड अगर इफ द रिवर्स प्रोसेस हो जाए तो उस केस में आप बोलते हैं रिवर्स सिल्हूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द पेमेंट इज बेटर फॉर हाईवे लाइटिंग। तो आपका कौन सा, आपसे हाईवे लाइटिंग की बात हो रही है, तो आप समझ गए होंगे कि हाईवे लाइटिंग जो आप हाईवे में लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो जो हाईवे में आप लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो आपने खंबे देखोगे वहाँ लाइटिंग का सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, तो बोल रहा है कि कौन से पेमेंट में बेटर होता है का लाइटिंग के लिए। तो विच ऑफ द पेमेंट इज बेटर फॉर हाईवे लाइटिंग, आपके पास है ब्लैक टॉप सरफेस, सीमेंट कंक्रीट, डब्ल्यूबीएम, ग्रेवल रोड। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट कंक्रीट, राइट। सीमेंट कंक्रीट रोड आपकी बेटर पेमेंट होता है किसके लिए, हाईवे लाइटिंग के लिए। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, सीमेंट कंक्रीट रोड हैव ए बेटर विजिबिलिटी देन अदर ऑल रोड बट दे आर मोर एक्सपेंसिव। तो सिंपल सी बात है कि जो विजिबिलिटी होती है सीमेंट कंक्रीट रोड में वो क्या होती है, बेटर होती है ऑल जो रोड है, बट ये क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ हाईवे लाइटिंग इज मेजर्ड इन। तो हाईवे लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है उसको आप किससे मेजर करते हैं, तो उसकी जो यूनिट होती है आप मेजर करने की इंटेंसिटी ऑफ हाईवे लाइटिंग की, वो होती है आपकी लक्स। क्या होती है, लक्स। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्स। ये रहा एक्सप्लेनेशन कि इंटेंसिटी ऑफ हाईवे लाइटिंग इज मेजर्ड यूजली इन लक्स, राइट। ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन थे कि डायप्टर इज यूनिट ऑफ फोकल पावर का होता है, जो डायप्टर होता है वो यूनिट किसका होता है, फोकल पावर का। कैंडेला एंड ल्यूमेन आर आल्सो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट नॉट यूजली यूज्ड। तो कैंडेला और ल्यूमेन जो थे ये भी हमारे लाइट की यूनिट है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, बट इनको आप जनरली यूज नहीं करते हैं। आप हाईवे लाइटिंग के लिए जनरली यूज करते हैं लक्स की यूनिट को। और जो डायप्टर होता है वो था आपका फोकल पावर का यूनिट था, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हाईवे लाइटिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड इज। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हाईवे है लाइटिंग का टू बी प्रोवाइड ऑन अर्बन रोड में आप कितना प्रोवाइड कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए अर्बन रोड आपका एक होता है, अर्बन रोड एक होता है रूरल रोड, राइट। तो अगर अर्बन रोड की बात की जाए तो अर्बन रोड के केस में आप जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हाईवे लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं वो 30 लक्स प्रोवाइड कराते हैं। कितना कराते हैं, 30 लक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 लक्स, राइट। अगर बात की जाए रूरल रोड की तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रूरल रोड में आप जो मिनिमम हाईवे लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं आप 15 लक्स। कितना कराते हैं, 15 लक्स। तो ये वैल्यू है आपकी रूरल रोड के लिए। और अगर अर्बन रोड की बात की जाए, शहरों की बात की जाए, तो 30 लक्स प्रोवाइड कराते हैं मिनिमम हाईवे लाइटिंग। और अगर रूरल रोड की बात की जाए तो आप 15 एक्स, पूरा 15 लक्स प्रोवाइड कराते हैं रूरल रोड के लिए। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, आईआरसी रिकमेंड फॉर ए मिनिमम ऑफ 30 लक्स ऑन अर्बन रोड एंड 15 लक्स फॉर रूरल रोड। The ratio of average illumination recommended by IRC is। तो जो रेशियो होता है किसका, एवरेज इल्यूमिनेशन का, वो रिकमेंड करता है आईआरसी कितना करता है। और आपके पास ऑप्शन है 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6।
और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर 0.4, ऑप्शन नंबर बी। तो जो रेशियो ऑफ एवरेज इल्यूमिनेशन होता है रिकमेंड करता है आईआरसी कितना करता है 0.4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। Here आप explanation. The ratio of average illumination recommended by RC 0.4 for national highway. It is better if it is more than 0.4 for illumination purpose. ठीक है, तो इल्यूमिनेशन पर्पस के अगर बेटर कर सकते हैं 0.4 से ज्यादा तो बेटर है, बट जनरली आप 0.4 तो आपको चाहिए ही एवरेज इल्यूमिनेशन। इसको रिकमेंड करता है किसको, आईआरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द क्लियरेंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर पोल्स इन अर्बन रोड इज। तो अब देखिए सिंपल सा होता है, जो आप हाईवे लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं उनमें आपके जो पोल होते हैं, तो जो पोल के बीच में जो हमारा क्लियरेंस होता है, तो क्लियरेंस जो होता है उसको रिकमेंड करता है आईआरसी, पोल के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए। और अर्बन रोड में तो आपके पास ऑप्शन 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, 0.5 मीटर या 0.6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.6 मीटर। और ये था द क्लियरेंस रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज 0.6 मीटर फ्रॉम राइज ऑफ कर्व, राइट। तो अब क्लियरेंस का मतलब आप समझे ना, क्लियरेंस का मतलब जो पोल होता है, पोल के जो आप पोल आपने जैसे सेंटर में लाया, साइड में लाया, तो जो कर्व आपका राइज होता है उस साइड जो आपका जो गैप होता है उसको आप बोलते हैं क्लियरेंस, राइट। तो क्लियरेंस रिकमेंड करता है आईआरसी कितना 0.6 मीटर करता है फ्रॉम rise of curve, and in non-availability of space it may be reduced to 0.3 मीटर। अगर स्पेस की कमी है तो उस केस में 0.3 मीटर का क्लियरेंस रखता है, राइट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू आईआरसी 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पेसिंग बिटवीन द हाईवे लैंप इज। जो हाईवे लैंप की स्पेसिंग होती है, हाईवे लैंप का मतलब जो आप हाईवे में जो लाइट लगाते हैं, तो एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में जो स्पेसिंग रखते हैं, जर्नली रखते हैं आप, ये हाईवे लैंप उसको आप बोलते हैं। तो हाईवे लैंप की जो स्पेसिंग होती है कितना लेके चलते हैं, 10 से 15 मीटर, 15 से 30, 30 से 45 और 30 से 60 मीटर। तो आप जो स्पेसिंग लेके चलते हैं 30 to 60 मीटर लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा एक्सप्लेनेशन, स्पेसिंग बिटवीन द हाईवे लैंप इज बिटवीन 30 to 60 मीटर, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे मे वेरी बट दे आर रिकमेंडेड बिटवीन 30 to 60 मीटर डिस्टेंस। ये फिक्स्ड नहीं है कि हमें एग्जैक्ट कितना लेके, लेकिन रिकमेंड करता है आईआरसी कि 30 से 60 मीटर के बीच रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एनएसडीपी, एनएसडीपी आपको पता ही है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो द एनएसडीपी आर बीइंग अंडरटेकन बाय प्राइवेट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो जो आर बीइंग अंडरटेकन बाय प्राइवेट कंपनीज ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे है, वो प्राइवेट कंपनी को क्या करता है, अंडरटेक करता है अपने जो भी प्रोजेक्ट होंगे, जो भी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो प्राइवेट कंपनी को किसके अंडर में बेस करता है। तो वो आपके पास ऑप्शन है प्रॉफिट के बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे, कि बोर्ड के बेसिस पे, कि कमीशन बेसिस पे। तो आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है बोट। अब ये बोट क्या होता है ये जान लीजिए आप। तो बोट होता है आपका बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। क्या होता है आपका बोट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या होता है कि बिल्ड बाय प्रोवाइड फर्म, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला, तो जो भी क्या होता है कि जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट होता है, तो इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है कोई प्राइवेट फर्म बनाती है, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट ट्रांसफर कर लेती है, राइट। क्या कर लेती है गवर्नमेंट, उसको ट्रांसफर कर लेती है। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए ब्रिज बनाने का टेंडर आया, प्रोजेक्ट आया, कुछ भी है, तो उसको एनएसडीपी का दे दी, प्राइवेट फर्म को दे दी। तो प्राइवेट फर्म ने उसको क्या किया, बनाया। प्राइवेट फर्म जब बना के कंप्लीट कर दिया उसका, उसके बाद क्या करती है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं तो उसको क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर लेते हैं अपने में। तो बीओटी का मतलब यही होता है, बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब बिल्ड बाय प्राइवेट फर्म एंड लेटर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, ये होता है आपका बीओटी। तो जो आपको एनएसडीपी होता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है, ये किसके बेसिस पे कंपनी को देता है, वो बेसिस देता है आपका बीओटी पे, बीओटी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी। और सेम आपका ये कॉन्सेप्ट था कि मोस्टली जो इंडिया में जनरली ऐसे ही होता है कि मोस्टली जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर हैं ये फॉलो करते हैं बीओटी को। बीओटी क्या होता है आपका, बिल्ड ऑपरेट
ट्रांसफर, राइट, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब जो भी प्राइवेट फर्म होती है, आपकी जो प्राइवेट फर्म होती है, वो क्या करती है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको क्या करेगी, बनाएगी, उसको कंप्लीट करेगी, राइट, और उसको करने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट क्या लेगी, उस प्रोजेक्ट को अपने आप उसका जो भी बिल पेमेंट होगा सब करने के बाद उसको गवर्नमेंट अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेती है। तो वही है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इट इज बिल्ट बाय ए प्राइवेट फर्म एंड लेटर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रैफिक पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड बाय, जो ट्रैफिक का पॉपुलेशन होता है उसको हम किस मेथड से एस्टिमेट करते हैं? सिंपल सा है, इसको आप ज्योमेट्रिक मेथड से एस्टिमेट करते हैं। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका फोरकास्ट करते हैं आप ट्रैफिक पॉपुलेशन का, और आपको पता है ज्योमेट्रिक मेथड का P इक्वल्स टू पी नॉट वन प्लस आर की पावर n। और आपको ये जनरली मैंने डिस्कस किया था जब आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ाया था, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में जब आप मॉडिफाइड सीवीआर मेथड पढ़े थे, तो मॉडिफाइड सीवीआर मेथड या पेमेंट डिजाइन के केसेस में देख लीजिए, तो वहाँ पे आपने जब ट्रैफिक वैल्यू निकाला था, ए की वैल्यू निकाली थी, तो वहाँ पे आपने जनरली ज्योमेट्रिक मेथड का ही यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज ए पैसेज ऑफ फ्लड वाटर देन द हाईवे हैज टू बी बिल्ट ऑन, राइट। तो सिंपल सा है कि आपसे क्वेश्चन में कि जो आपका जो फ्लड है, क्या है, जो पैसेज ऑफ फ्लड वाटर है, उस केस में हाईवे आप कहाँ पे बिल्ड करते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको पहले भी बताया कि हाईवे आप जनरली बिल्ड करते हैं कहाँ, एम्बैंकमेंट में। कहाँ बिल्ड करते हैं? एम्बैंकमेंट में। किस रीजन से एम्बैंकमेंट में बिल्ड करते हैं? तो आपको ये भी पता है कि उसके अगर जो भी जानवर हैं तो हाईवे में कोई क्रॉसिंग ना हो पाए, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस ना हो पाए, पहला कोई भी अदर जो व्हीकल हमारे मूव है उसका जो डिस्टरबेंस ना आ पाए, राइट, हाईवे में। और सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो मान लो कि आपका जब बरसात का पानी होता है, जो फ्लड लेवल है, आप जब एम्बैंकमेंट डिजाइन ही करते हैं तो एम्बैंकमेंट इस बेस पर डिजाइन करते हैं कि जो लास्ट टाइम फ्लड था वो उसका फ्लड का लेवल क्या था, उस फ्लड के लेवल के अकॉर्डिंग आपने लास्ट टाइम जो आपके पास डाटा रहता है प्रीवियस ईयर्स का, उस डाटा के हिसाब से आप हाईवे का एम्बैंकमेंट डिजाइन करते हैं और उसके बाद आप उस पर हाईवे बनाते हैं। तो आपका मेनली पर्पज यही होता है कि जो आपका जो फ्लड का वाटर होता है उससे आप बचने के लिए आप एम्बैंकमेंट में हाईवे का अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्बैंकमेंट। और ये आपका एक्सप्रेशन, इफ द हाई फ्लड लेवल, राइट, तो HFL इज मोर देन the formation level of the road which is going to be provided, then it has to build on embankment. The highest CVR number is required for, तो हाईएस्ट सीवीआर नंबर रिक्वायर्ड होता है और आपके पास ऑप्शन है पेमेंट के लिए, सब ग्रेड के लिए, सब बेस के लिए या बेस के लिए। तो जो हाईएस्ट आपका सीवीआर नंबर होता है वो रिक्वायर्ड होता है आपका सब ग्रेड के लिए। किसके लिए? सब ग्रेड के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सब ग्रेड, राइट। अब हाईएस्ट नंबर होता है हमारा सीवीआर किसके लिए? सब ग्रेड के लिए। तो जो आप पेमेंट डिजाइन करते हैं जनरली, मान लीजिए हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो आपका क्या होता है? सब ग्रेड, फिर उसके बाद सब बेस, फिर बेस एंड सरफेस, राइट। तो सब ग्रेड के लिए हाईएस्ट सीवीआर नंबर होता है। तो जैसे जैसे आपका पेमेंट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर राइज करते जाता है, वैसे वैसे सीवीआर की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम होने लगती है। तो अगर हाईएस्ट नंबर सीवीआर किसके लिए है? अगर सबग्रेड के लिए है, तो मिनिमम नंबर आप सीवीआर नंबर किसके लिए आएगा? वो मिनिमम किसके लिए आएगा? वो पेमेंट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? पेमेंट के, जो टॉप सरफेस होती है उसके लिए आएगा, पेमेंट के लिए, राइट। तो हाईएस्ट नंबर सबग्रेड के लिए और जो लोवेस्ट नंबर होता है सीवीआर का वो होता है पेमेंट के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सबग्रेड। ये रहा आपका ऑप्शन explanation. CBR number decrease with an increase in height. The soil require the highest CBR and the payment require the lowest CBR. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटुमेन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, बिटुमेन जो है किसका बाय प्रोडक्ट होता है? और आपके पास ऑप्शन है वुड, पेट्रोलियम, केरोसिन या कोल। तो जो बिटुमेन होता है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। और ये रहा का कि बिटुमेन इज ऑब्टेन बाय बर्निंग द पेट्रोलियम एट हाई टेम्परेचर, इट इज मोस्टली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब टार, टार इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, अब आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार इज ए बाय प्रोडक्ट, अभी आपने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा बिटुमिनस किसका बाय प्रोडक्ट था? पेट्रोलियम का। तो टार किसका आपका बाय प्रोडक्ट होता है? आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो टार आपका बाय प्रोडक्ट होता है किसका? वुड का। किसका? वुड का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए।
और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। टार इज बाय प्रोडक्ट होता है किसका, आपको पता जनरली वुड का। टार एंड बिटुमेन में लुक सिमिलर बट दे आर नॉट द सेम, देखने में वो सेम लगते हैं एक जैसे, बट वो सेम होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the load value at 2.5 mm penetration is CBR is 190 kg and the load for 5 mm penetration is 48 kg, then the CBR value at 5 mm penetration is। तो अब ये जो आ गया आपका क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट है। और उसके अकॉर्डिंग आपने अगर देखा है कि सीबीआर वैल्यू आप 2.5 mm पेंट्रेशन पे, 2.5 mm का जो पेंट्रेशन कितने लोड पे हुआ है उसको स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 2.5 mm पेंट्रेशन के लिए, 1370 kg, राइट। और आपका 5 mm का जो पेंट्रेशन होता है उस केस पे आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2050 kg, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2.5 mm का पेंट्रेशन हुआ है उस समय सीबीआर के जो लोड है वो कितना है 190 kg, और 5 mm का जो पेंट्रेशन हुआ उस समय लोड था 48 kg। आपको सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में कितना, 5 mm का ही, 2.5 का नहीं बोला है आपको, 5 mm पेंट्रेशन का बोला है। तो आपकी सीबीआर वैल्यू कितनी होगी, ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर हम एक्सप्लेनेशन में। और ये देखिए सीबीआर वैल्यू एट 5 mm पेंट्रेशन, सिंपल सा सीबीआर वैल्यू आपको निकालना फाइंड। तो जैसे मैंने जनरली डिस्कस किया कि सीबीआर वैल्यू अगर 5 mm का पेंट्रेशन हो रहा है उस केस में आपका कितना लोड था 5 mm के पेंट्रेशन के लिए 48 kg। तो 48 अपान आपका जो स्टैंडर्ड लोड होता है 5 mm के पेंट्रेशन में कितना होता है 2055। तो वही आपका 2055 डिवाइड कर दिया, 48 डिवाइड बाई 2055 इन टू 100, 100 क्या परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका परसेंटेज आएगा 2.33%। तो आपकी सीवीआर वैल्यू आ गई 5 mm के पेंट्रेशन की कितनी, 2.33 परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब जर्नल डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल डिस्कस क्या है, ये थी सीवीआर वैल्यू आप किसकी 5 mm पेंट्रेशन निकाला। तो 5 mm पेंट्रेशन आपने सीवीआर वैल्यू कैसे निकाला, जो 5 mm के पेंट्रेशन में कितना लोड लग रहा था 48 kg, 48 अपान डिवाइड किया आपने स्टैंडर्ड लोड, स्टैंडर्ड लोड कितना होता है आपका 5 mm के पेंट्रेशन में 2055 इंटू 100 करके निकाल दिया वैल्यू 2.33%, राइट। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इधर साइड में सीवीआर वैल्यू एट 2.5 mm का पेंट्रेशन जब हुआ था। सीवीआर वैल्यू 2.5 mm का पेंट्रेशन निकाला तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू 48 की जगह आप 2.5 mm का पेंट्रेशन में लोड कितना था 198 kg, कितना था 198 kg। तो 198 डिवाइड बाय कितना करेंगे 1370 kg, क्योंकि 2.5 mm का पेंट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड जो लोड होता है वो होता है 1370 kg, 1370 इंटू 100 कर देते हैं तो आप 2.5 mm का पेंट्रेशन भी निकाल सकते थे। तो इस तरह आप दोनों की पेंट्रेशन वैल्यू निकाल, सीबीआर वैल्यू निकाल सकते हैं, सीबीआर वैल्यू 5 mm की भी और सीबीआर वैल्यू 2.5 mm की भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्लेट बियरिंग टेस्ट इज यूज टू इवेल्यूट। ठीक है, तो प्लेट बियरिंग टेस्ट से आप क्या इवेल्यूट करते हैं। तो प्लेट बियरिंग टेस्ट से आपको जनरली आपके पास ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सब बेस रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ बेस रिएक्शन एंड मॉडुलस ऑफ पेमेंट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। क्या निकालते हैं आप, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन प्लेट बियरिंग टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब मॉडुलस ऑफ जो सब ग्रेड रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ जो सबग्रेड रिएक्शन का आपको किससे डिनोट करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, के। और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। और के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है आपका पी अपान डिफ्लेक्शन। तो पी अपान डिफ्लेक्शन मतलब कि आपका कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है कितने डिफ्लेक्शन के लिए। आप ये जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यूज करते हैं प्लेट बेंडिंग से, किसके लिए करते हैं आप, रिजिड पेमेंट के केसेस में करते हैं। और उस समय आपका कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन के लिए 0.125 सेंटीमीटर के डिफ्लेक्शन के लिए। तो ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, केजी पर सेंटीमीटर का क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट, द प्लेट बेयरिंग टेस्ट इज यूज्ड इवैल्यूएट द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के से डिनोट करते हैं। और ये यूज करते हैं आप वेस्टगार्ड एनालिसिस में। कहाँ यूज करते हैं आप, वेस्टगार्ड एनालिसिस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एग्रीगेट शुड बी विथ इन द रेंज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी एग्रीगेट की हमारे किस रेंज में लाई करती है। अब आपके पास ये ऑप्शन है और आपका करेक्ट आंसर है आपका 2.6 से 2.9 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी
2.6 से 2.9 के बीच आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, एग्रीगेट की। और ये आपका एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी रेंज 2.6 से 2.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लैकीनेस इंडेक्स फॉर सरफेस ड्रेसिंग शुड नॉट एक्सीड। अब फ्लैकीनेस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि फ्लैकीनेस इंडेक्स फॉर सरफेस ड्रेसिंग शुड नॉट एक्सीड, तो किससे हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए, हमारे फ्लैकीनेस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, सरफेस ड्रेसिंग के लिए। और आपके पास ऑप्शन है 50%, 25%, 35% एंड 45%। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%। तो फ्लैटनेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन के लिए वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे, 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बट बात करते हैं इस क्वेश्चन की फ्लैटनेस इंडेक्स का क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो जो हम लोग एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं, किसका, एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं, तो हमारे वेरियस एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि क्रसिंग टेस्ट जो आप करते हैं किसके लिए एग्रीगेट करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, राइट। क्रसिंग टेस्ट को आप फाइंड कर स्ट्रेंथ चेक देखने के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट होता है वो टफनेस चेक करने के लिए एग्रीगेट का। एब्रेशन टेस्ट जो होता है वो वियर एंड टियर के लिए चेक करने के लिए आप करते हैं। साउंडनेस टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए। और जो सेप टेस्ट होता है वो तीन टाइप का होता है। सेप टेस्ट होता है एक फ्लैटनेस इंडेक्स का, एक होता है इलोगेशन इंडेक्स, और एक होता है आपका एंगुलरिटी नंबर। तो वही है आपका फ्लैटनेस इंडेक्स। जो आपका एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं सेप टेस्ट, उसमें आपका जो फ्लैटनेस इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो सरफेस ड्रेसिंग के लिए कभी भी 25% ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, राइट। और अगर बेस की बात की जाए, ये थोड़ा सरफेस के लिए, और अगर बेस की बात की जाए तो बेस के केस में 15% से ज्यादा, बेस के केस में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्लैटनेस इंडेक्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका 25, क्योंकि ये बात हो रही थी सरफेस की। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द फ्लैटनेस इंडेक्स फॉर एग्रीगेट दैट आर यूज्ड इन द पेमेंट सरफेस ड्रेसिंग शुड नॉट एक्सीड 25। तो आपको पता है कि सरफेस ड्रेसिंग के केस में एक्सीड नहीं करते हैं हम लोग 25% से। बट इन एनी केस कंबाइंड फ्लैटनेस एंड इलोगेशन इंडेक्स, तो आपको पता है सेप टेस्ट में आपका फ्लैटनेस इंडेक्स एंड इलोगेशन इंडेक्स होता है, तो आपका जो कंबाइंड फॉर्म होता है उस केस में आपका कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 30% से ज्यादा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये होता है अकॉर्डिंग टू मोर्थ। मोर्थ क्या होता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो स्टैब्लिश हुआ था 1942 जुलाई में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी था कि सरफेस टेस्टिंग केस में 25% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर बेस की बात करते हैं तो बेस के केस में 15% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ फ्लैटनेस इंडेक्स एंड इलोगेशन इंडेक्स शुड नॉट एक्सीड। तो जस्ट अभी आपको डिस्कस किया इस जो फ्लैटनेस इंडेक्स और इलोगेशन इंडेक्स का जो सम होता है किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, जस्ट अभी आपसे इसका 30 से, किससे 30 से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ऑप्शन आईआरसी रिकमेंड करता है कंबाइंड फॉर्म फ्लैटनेस एंड इलोगेशन इंडेक्स शुड नॉट टू एक्सीड 30% फॉर द एग्रीगेट दैट शुड बी यूज्ड इन हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेन कंक्रीट। जो आपकी प्लेन कंक्रीट है उसमें मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट आप कौन से यूज करते हैं, किस साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं मैक्सिमम साइज का। आपके पास ऑप्शन है 40, 20, 100 एंड 80 mm। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 80 mm। किसकी बात हो रही, ध्यान रखिएगा आप, प्लेन कंक्रीट की बात होती है, आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट की बात नहीं हो रही, प्लेन कंक्रीट पीसीसी की बात हो रही। उस केस में आप मैग्नेट साइज का ग्रेड कितना चलते हैं 80 mm। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर। और ये रहा आपका क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेन कंक्रीट कितना करते हैं आप 80 mm विद द इजी ऑफ वर्केबिलिटी, हाउएवर दे एक्सीड इन सम स्पेशल केसेस अप टू 100 mm। तो 80 mm मैक्सिमम साइज का आप एग्रीगेट लेके चलते हैं प्लेन कंक्रीट में, पर कभी कभी आप स्पेशल केसेस में 100 mm भी लेके चल सकते हैं, पर वो आपको ध्यान नहीं देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 80 mm ही कंसिडर करना है। और अगर मोस्टली 20 mm एग्रीगेट इज यूज्ड इन आरसीसी, अब मैंने जैसी बात की पीसीसी की बात होती है, प्लेन कंक्रीट की बात होती है, अगर आरसीसी की बात की तो आरसीसी में आप मोस्टली 20 mm का एग्रीगेट क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड 40 mm करते हैं किस केस में, पेमेंट के केस में। तो अगर आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो 40 mm का यूज करते हैं किस केस में, पेमेंट के केस में। और नहीं, जनरली आप 20 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं आरसीसी के केस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज्ड इन आरसीसी? तो जस्ट आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट होता है कितना, आरसीसी केस में उसको आप कितना कंसीडर करके चलते हैं, तो मोस्टली कितना का लेके चलते हैं आप, 20 mm। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 mm। Here आपका एक्सप्लेनेशन, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन आरसीसी इज लिमिटेड टू 20 mm फॉर इजी ऑफ कंपैक्शन एंड वर्कबिलिटी। हाउएवर 10 mm, 50 mm आर आल्सो यूज्ड इन सम एक्सेप्शन। 25 mm आल्सो इज यूज्ड, बट जनरली आप 20 mm लेके चलते हो। तो एग्जाम पॉइंट आपसे ध्यान रखना कि आरसीसी केस में आप 20 mm और प्लेन कंक्रीट के केस में 80 mm लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फ्लैकी एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड। जो फ्लैकी आपका एग्रीगेट होता है ओके, उसकी वैल्यू किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन 1/2 ऑफ मीन डायमेंशन, 3/4, 3/5 एंड 1/8 मीन डायमेंशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन के। और the flaky aggregate is usually considered as 3/5 of the its mean literal dimension. The flaky aggregate should not be used in payment। तो flaky aggregate को हम लोग जल्दी यूज नहीं करते कहाँ, पेमेंट के केस में। Which type of aggregate give a good work ability? किस टाइप का जो एग्रीगेट होता है वो अच्छी वर्क एबिलिटी देता है? और आपके पास ऑप्शन है राउंड, फ्लैकी, एंगुलर या इरेगुलर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राउंड टाइप का जो एग्रीगेट होता है वो गुड होता है किसके लिए, वर्क एबिलिटी के केस के लिए। ये आपका एक्सप्रेशन है कि द एग्रीगेट विच गिव मोर इजी ऑफ वर्किंग एंड वर्कबिलिटी इज राउंड एग्रीगेट। कौन सा, राउंड एग्रीगेट। फ्लैकी एंड एंगुलर आर आल्सो यूज्ड इन सम केसेस एंड इरेगुलर आर आल्सो आर यूज्ड इन पेमेंट। और भी जो हमारे ऑप्शंस थे वो भी हमारे एग्रीगेट यूज होते हैं, बट जो आपका जो गुड वर्केबिलिटी देता है वो होता है आपका राउंड शेप का एग्रीगेट। तो जनरली आप राउंड शेप के एग्रीगेट की कोशिश करते हैं, पर आपको राउंड शेप का एग्रीगेट मिलना साइड में जरूरी नहीं कि इजी है कि हर एग्रीगेट आपका राउंड शेप का ही हो। जनरली अगर बात की जाए तो आप जनरली राउंड शेप का एग्रीगेट का यूज करते हैं वर्केबिलिटी के केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्किड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। अब स्किड रेजिस्टेंस क्या था, इसके कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल क्या था, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, करा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट्स में। अब बात की जाती है कि स्किड रेजिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, स्वेडिश पेंडुलर पेंडुलम नंबर, ब्रिटिश पेंडुलम नंबर, इंडियन पेंडुलम नंबर एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और जो स्किड रेजिस्टेंस को आप मेजर करते हैं उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पेंडुलम नंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Skid distance of the payment is measured in British pendulum number, which is obtained just by rubbing the material with equipment। तो ये इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस कुछ नहीं करते आप, एक आपका जो इक्विपमेंट होता है ब्रिटिश पेंडुलम नंबर का, उस इक्विपमेंट को आप जो आपका पेमेंट होता है उसको आप क्या करते हैं, रब करते हैं, रबिंग करते हैं और उससे आप फाइंड आउट कर लेते हैं स्किड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी रिक्वायर्ड होती है? आपके पास M30, M35, M40 एंड M45। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, M40। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें चाहिए पेमेंट डिजाइन के लिए M40। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट इज M40 as it has to resist both wheel load and weathering action। जो M40 होता है वो दोनों व्हील लोड और वेदरिंग एक्शन दोनों को रजिस्ट कर लेता है। और M30 फॉर लो वैल्यूम रोड, अगर आप लो वैल्यूम रोड को डिजाइन करें तो उसके इसमें आप M30 को यूज करते हैं। और अगर आपकी कंक्रीट ग्रेड M45 है तो वो तो ज्यादा हेल्पफुल है, मोर हेल्पफुल है। बट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए पेमेंट के केस में, M40 होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिटुमेन इज ऑप्टेन फ्रॉम। बिटुमेन इज ऑप्टेन फ्रॉम, आप अपने पढ़ चुके हैं बिटुमेन को आप किससे ऑप्टेन करते हैं, पेट्रोलियम से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार इज ऑप्टेन फ्रॉम। ये भी आपने देख चुका है, टार जो ऑप्टेन करते हैं कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, वुड से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वुड। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज मेजर्ड बाय। तो जो रेजिस्टेंस टू फ्लो मेजर करते हैं वो आप उसको किससे करते हैं? आपके पास ऑप्शन है फ्लैश एंड फायर, विस्कोसिटी, पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट। और जो रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है उसको मेजर करते हैं विस्कोसिटी। क्या करते हैं, विस्कोसिटी। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी।
The resistance to flow of the liquid is called as viscosity. Resistance to flow of the liquid, तो जो फ्लो होता है लिक्विड का, अब लिक्विड का बिटूमेन का जो टेस्ट करते हैं ना जनरली आप, बिटूमिनस के टेस्ट में उसमें आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस टू फ्लो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो वही है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. द अदर टेस्ट आर आल्सो कंडक्ट फॉर बिटूमेन, राइट. विस्कोसिटी के टेस्ट के अलावा भी अदर टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, पर अगर बात की जाए विस्कोसिटी की तो वही रेजिस्टेंस टू फ्लो लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. इन विस्कोसिटी द विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ बिटुमेन इज ऑब्टेन, राइट. इस विस्कोसिटी से आप क्या फाइंड आउट करते हैं बिटुमेन का, विस्कोसिटी ग्रेड फाइंड आउट करते हैं किसका, बिटुमेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टेम्परेचर यूज्ड इन हाईवे पेमेंट इन डिग्रीज सेंटीग्रेड इज. तो हाईवे का जो पेमेंट होता है उसमें कितने टेम्परेचर का आप यूज करते हैं, कितने, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में. आपके पास 30, 120, 115 एंड 175. एक्सप्रेशन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 175 डिग्री का टेम्परेचर सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो आपका हाईवे पेमेंट में यूज होता है. ये रहा आपका एक्सप्लेन. द टेम्परेचर वेरी करता है हमारा 130 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. एंड इट में आल्सो बी अबव, और इससे भी ज्यादा जा सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द एक्सपोजर ऑफ हीट एंड टाइम टेकन. यूजुअली इट कूल डाउन वेरी फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सॉल्वेंट यूज्ड इन कटबैक बिटुमेन इज. कटबैक बिटुमेन में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल या डीजल. इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन. केरोसिन जो एक सॉल्वेंट होता है जो आप यूज करते हैं कहाँ, कटबैक बिटुमेन में. और अपने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द सॉल्वेंट मोस्टली यूज्ड इन कटबैक बिटुमेन इन केरोसिन. तो जो मोस्टली यूज करते हैं आप सॉल्वेंट कटबैक बिटुमेन में, उसमें आप किसको यूज करते हैं, केरोसिन को. किसको, केरोसिन के. दिस बिटुमेन इज इकोनॉमिकल. क्या ये जो बिटुमेन होता है क्या है आपका, इकोनॉमिकल देन अदर. अदर के कंपेयर में क्या होता है, ये हमारा इकोनॉमिकल होता है, राइट. ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल आर इनफ्लेमेबल, सो दे शुड नॉट बी प्रेफर्ड. तो ये जो हमारे ऑयल होता है, पेट्रोल या डीजल होता है, ये हमारा क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है. इस केस में हम और को प्रेफर नहीं करते हैं, राइट. तो आपको ध्यान रखना है कि कटबैक बिटुमेन के केस में आप किसको जनरली, आपका जो सॉल्वेंट यूज होता है किसको करते हैं आप, केरोसिन के. अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरली कटबैक बिटुमेन के. कटबैक बिटुमेन क्या होता है, देखिए कटबैक बिटुमेन के बारे में कि कटबैक बिटुमेन जो होता है आपका एक ब्लेंडिंग बिटुमेन बाइंडर होता है. क्या होता है, ब्लेंडिंग बिटुमेन बाइंडर होता है, जो हमारा एक वोलेटाइल डाइल्यूटेंट और सॉल्वेंट होता है, सोलरेंट होता है किसके, लिक्विड के प्रोपोर्शन में. ये क्या करता है, ये करता है रिड्यूस करता है विस्कोसिटी टू डिजायर्ड रेंज. जो हमें विस्कोसिटी चाहिए होती है एक डिजायर रेंज में, अपने बिटुमेन की जो विस्कोसिटी चाहिए होती है डिजायर रेंज में, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है. तो कटबैक बिटुमेन ओरिजिनली होता है कि कटबैक बिटुमेन इज ऑब्टेन बाय ब्लेंडिंग बिटुमेन बाइंडर, राइट, विथ सुटेबल वोलेटाइल डाइल्यूटेंट और सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट कौन सा होता है, सॉल्वेंट आपने देखा केरोसिन, इन लिक्विड पोर्शन में, राइट, टू रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू द डिजायर्ड रेंज. और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है विस्कोसिटी किसकी, डिजायर्ड रेंज में, किसकी, बिटुमेन की, राइट. तो भी आपको पता होना चाहिए कटबैक बिटुमेन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा, कटबैक बिटुमेन को आप जनरली यूज कहाँ करते हैं, तो कटबैक जो बिटुमेन जनरली यूज करते हैं आप करते हैं कोल्डर रीजन है, जो आपकी ठंडी ठंडी जगह होती है वहां पे आप क्या करते हैं, कटबैक बिटुमेन को जनरली यूज करते हैं, ठीक है. टैग कोटिंग करते हैं जहां पे आपको बिना हीट के, विदाउट हीट के जहां पे आपको कोटिंग करनी पड़ती है. कोल्डर रीजन में कर रहे हैं तो समझ रहे हैं आपकी बात को कि ठंडी जगह में तो हम मतलब क्या होती है, इसमें हीट की जरूरत नहीं होती, तो आप टैग कोटिंग करते हैं विदाउट हीटिंग के, राइट. और बिटुमिनस मिक्सर में आपका इसका यूज करते हैं, सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन में इसका यूज करते हैं. तो वेरियस यूज है हमारे कटबैक बिटुमिन के. तो जनरली आपको मैंने बता दिया कटबैक बिटुमिन के बारे में, राइट. विच बिटुमिन डज नॉट नीड हीटिंग, आप बताइए. आ गया, अब आपको एक्सप्लेनेशन दिया और ये क्वेश्चन का आपको आंसर बनना चाहिए. कौन सा बिटुमेन को हीट की जरूरत नहीं होती, तो जस्ट आपको अभी बताया कि आपने कट बैक बिटूमेन को जो होता है, कट बैक बिटूमेन को कहाँ यूज करते हैं, कोल्डर रीजन में, ठंडी जगहों पे. और कट बैक बिटूमेन जो ट्रैक कोटिंग देते हैं आप, ट्रैक कोटिंग को क्या देते हैं, विदाउट हीट. वो भी आपको यूज बताया था किसमें, कट बैक बिटूमेन का यूज. सिंपल से आता है कि कौन सा बिटूमेन है जिसको हीट की जरूरत नहीं होती है, तो वो होता है हमारा कट बैक बिटूमेन. कट बैक बिटूमेन को हीट की जरूरत नहीं होती है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी.
ये रहा आपका एक्सप्लेन द कटबैक बिटूमेन विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप में और में नॉट रिक्वायर्ड हीटिंग वेयर द रिमेनिंग रिक्वायर्ड टू बी हीटेड, बाकी जितने होते हैं उनको हीट की रिक्वायर्ड होती है, बस कटबैक बिटूमेन को हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटूमेन इज हार्डर। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो ग्रेड है बिटूमिन का वो हार्ड होता है, और आपके पास ऑप्शन है ए 30/40, 60/70, 80/100 या ऑल आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 30/40। तो जितना कम ग्रेड उतना हार्डर होता है हमारा बिटूमिन। इसका मतलब क्या हुआ, 80/100 है वो क्या होगा, सॉफ्ट हो गया। क्या हो गया वो सॉफ्ट, उतना ही सॉफ्ट। तो जितना मिनिमम ग्रेड उतना हमारा हार्डर होता है बिटूमेन। तो 30/40 हमारा करेक्ट आंसर है कि 30/40 जो ग्रेड होता है बिटूमेन का वो क्या होता है हमारा हार्डर होता है। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। वही देखिए, लेजर द वैल्यू ऑफ बिटूमेन स्टीफर विल बी द बिटूमेन। 30/40 is the least value where 80/100 is the highest value, so it's most soft bitumen। तो 80/100 का जो ग्रेड होता है बिटूमेन वो मोस्ट सॉफ्ट बिटूमेन होता है, जबकि 30/40 जो कम वैल्यू होती है जो ग्रेड जिसकी वो हमारा उतना ही हार्ड होता है, तो उतना ही स्टिफर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द टेम्परेचर इन पेंट्रेशन टेस्ट इज, पेंट्रेशन जो टेस्ट करते हैं उसमें आपका टेम्परेचर कितना रहता है, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 25%। तो टेम्परेचर इन पेंट्रेशन टेस्ट में कितना रहता है आपका 25%, सॉरी बाय मिस्टेक 25 डिग्री सेल्सियस। और इसका एक्सप्लेनेशन द रूम टेम्परेचर ऑफ बिटूमेन टेस्ट इज कंसिडर एज 25 एज पर थ्योरी, प्रैक्टिकली इट may not be possible, it may be 27 to 35 also in India। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है उतना ही हमारा बिटूमेन का जो टेस्ट करते हैं तो उतना कंसीडर करके चलते हैं पेंट्रेशन टेस्ट में। जो पेंट्रेशन टेस्ट था आपका तो वो बिटूमेन का करते हैं और उसको समय टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं आप थ्योरेटिकली 25%, बट अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हमारे इंडिया में 27 से 35 के बीच तो टेम्परेचर रहता ही है। तो ये हमारा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं 25 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। जनरली आपका 27 to 35% रहता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, राइट। आपके पास ऑप्शन है स्टोक, पास्कल, पास्कल सेकंड या डाइंस। तो आप करेक्ट आंसर आपका पास्कल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है पास्कल सेकंड। और ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड। पास्कल इज फॉर प्रेशर का, पास्कल जो होता है वो होता है किसका यूनिट, प्रेशर का। स्ट्रोक सीजीएस फॉर्म में होता है और डाइंस होता है सीजीएस यूनिट होती है, ठीक, राइट। तो स्ट्रोक की सीजीएस यूनिट और डाइंस भी होती है आपकी सीजीएस यूनिट किसकी, प्रेशर की, राइट। और पास्कल भी आपका प्रेशर को, लेकिन पास्कल जो सेकंड होता है वो किसका होता है, विस्कोसिटी का, किसका, विस्कोसिटी के एसआई यूनिट होती है। द फिलर मटेरियल शुड पास फॉर, जो फिलर मटेरियल होता है वो हमारा किस साइज के सीप से पास होता है, और आपके पास वेरियस ऑप्शन है। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0.075 mm, जो आपका फिलर मटेरियल होता है वो पास होता है 0.075 mm के सीप से। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन द फिलर मटेरियल शुड हैव 85 to 100 परसेंटेज पासिंग फ्रॉम 0.075 mm sieve, देन ओनली इट कैन बी यूज्ड इन हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। तो तभी हम अगर फिलर मटेरियल आपका 85 से 100% जो फिलर मटेरियल है वो अगर आपका 0.075 mm के सीप से पास होता है तभी आप इसको हाईवे के या एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0.075 mm सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन बेस कोर्स इज। तो मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट होता है हमारा बेस कोर्स में वो कितना होता है, और आपके पास ऑप्शन है 25, 50, 40 एंड 30 mm। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 50 mm। तो मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट होता है बेस कोर्स में वो कितना होता है हमारा 50 mm। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात हो रही है यहाँ पे बेस कोर्स का, तो बेस कोर्स पे मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट है वो कितना होता है हमारा 50 में ध्यान रखना है आपको, बेस कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन कि मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट होता है बेस कोर्स में कितना होता है 50 mm, बट 20 mm, 30 mm एंड 40 mm आर आल्सो यूज्ड इन एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन सरफेस कोर्स। अभी आपने जस्ट देखा बेस कोर्स,
बेस कोर्स में जो मैक्सिमम साइज का जो आप एग्रीगेट होता है वो कितना होता है आपका 50 का, राइट। अगर बात की जाती है कि हमारा सरफेस कोर्स है, तो मैक्सिमम साइज का जो सरफेस कोर्स में जो मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट होता है उसका साइज क्या होता है, तो 80.5 आप यूज करते हैं सरफेस कोर्स। तो आपको जो पता है पेमेंट, पेमेंट सब ग्रेड, सब ग्रेड का सब बेस, बेस का बेस कोर्स, बेस कोर्स का सरफेस कोर्स। तो बेस कोर्स में आप एग्रीगेट यूज करते हैं 50 की और मैक्सिमम साइज का। और अगर आपको बात की जाए सरफेस कोर्स का, तो सरफेस कोर्स में आप जो एग्रीगेट यूज करते हैं वो 80.5 का। इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 18.5 तो ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। द मैक्सिमम साइज इन सरफेस कोर्स ऑफ पेमेंट इज 18.5 तो राइट। तो मैक्सिमम साइज जो होता है आपके सरफेस कोर्स का कितना होता है 18.5 अगर बेस कोर्स की बात करें तो कितना होता है 50 मैक्सिमम साइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन लाइज बिटवीन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन की लाई हमारी कितनी करती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बिटुमेन की होती है 0.97 से 1.02 के बीच लाई करती है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.97 से 1.02 के बीच आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है किसकी, बिटुमेन। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। और ये डिपेंड होता है किस पे, ग्रेड ऑफ बिटुमेन पे, ये भी हमको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन किस पे डिपेंड होती है, ग्रेड ऑफ बिटुमेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट इज, तो मिनरल एग्रीगेट का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, और आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वी वी प्लस वी बी। क्या होता है वी वी प्लस वी बी। अब वी वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एंड वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्पेसिफाइड मेथड फॉर बिटुमेन मिक्स इन इंडिया इज, तो आपका स्पेसिफाइड मेथड का है बिटुमेन मिक्स का इंडिया में कौन सा यूज करते हैं आप। आपके ये नंबर ऑफ ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मार्शल मेथड, इसको आप बोलते हैं मार्शल मिक्स मेथड, जो आपका स्पेसिफाइड मेथड है किसका, बिटुमेन मिक्स का इंडिया में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और मार्शल मेथड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय आईआरसी एंड मोर्थ। और आईआरसी आपको पता है इंडियन रोड कांग्रेस, एंड मोर्थ क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस कब हुआ 1934 में। मोर्थ, मोर्थ क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मोर्थ होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और ये स्टैब्लिश हुआ 1942 जुलाई 1942 में। ये बिटुमेन मिक्स होता है डिजाइन इंडिया, किसको रिकमेंड करते हैं, ये मार्शल मेथड को, मार्शल मिक्स मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर इन मार्शल मिक्स मेथड जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आपका जो टेम्परेचर होता है मार्शल मिक्स मेथड का वो होता है आपका 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा एक्सप्लेनेशन। द टेम्परेचर इन मार्शल डिजाइन इज टेकन एज 60 फॉर बिटुमेन मिक्स डिजाइन पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल स्टेबिलिटी डिटरमाइंस, मार्शल जो स्टेबिलिटी है वो क्या डिटरमाइन करता है, डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी या ग्रेड ऑफ बिटुमेन, और वो डिटरमाइन करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबिलिटी। मार्शल्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गिवन ग्रेड ऑफ बिटुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द नंबर ऑफ ब्लोज इन मार्शल टेस्ट स्पेसिमेन इज, तो कितने नंबर ऑफ ब्लो आप मार्शल टेस्ट के स्पेसिमेन में आप देते हैं। तो आप ध्यान देना है आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो आपके जो नंबर ऑफ बोल प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ ब्लो वो आप 75, कितना मार्शल टेस्ट स्पेसिमेन कितना नंबर ऑफ ब्लो आप प्रोवाइड करते हैं 75। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 75। द नंबर ऑफ ब्लो टू गिवन इन मार्शल टेस्ट स्पेसिमेन इज 75 विथ ए हाइट ड्रॉप ऑफ 457 तो जो नंबर आप ब्लो देते हैं आप मार्शल टेस्ट के स्पेसमेन में वो कितना देते हैं आप 75, राइट। और कितने हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हैं 457 की हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हैं। और जो मार्शल मिक्स जो टेस्ट होता है उसमें जो आपका टेस्ट स्पेसमेन होता है उसका जो डायमीटर होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 101.3 और थिकनेस होती है 63.5 विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट हैज ग्रेटर लाइफ, इनमें से कौन से पेमेंट की आप ग्रेटर लाइफ होती है। और इस क्वेश्चन का आपको अमूमन आंसर पता होगा, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, ग्रेटर लाइफ होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर।
और द सीमेंट कंक्रीट रोड हैव ए ग्रेटर लाइफ देन रिमेनिंग ऑल पेमेंट विच मे बी लीस्ट इवन अप टू 100 years, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सरफेस ऑफ द पेमेंट शुड बी, जो पेमेंट का जो सरफेस होता है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रफ होना चाहिए, या सफिशिएंट इनफ टू रेजिस्ट स्किड होना चाहिए, वेरी रफ। क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सफिशिएंट इनफ टू रेजिस्ट स्किड, स्किड को जो क्या कैसे सफिशिएंटली रेजिस्ट कर सके, ऐसा हमारा सरफेस होना चाहिए पेमेंट का। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। और एक्सप्लेनेशन देखिए, द सरफेस ऑफ द पेमेंट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू रेजिस्ट द स्किड ऑफ व्हीकल बाय यूजिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेनेज लेयर इज, जो आप ड्रेनेज लेयर पेमेंट में प्रोवाइड कराते हैं वो आप किस लेयर में प्रोवाइड कराते हैं, और सरफेस कोर्स में कि सब बेस में कि बेस में या सब ग्रेड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सब बेस। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सब बेस। तो आप जो पेमेंट में ड्रेनेज लेयर प्रोवाइड कराते हैं वो सब बेस में प्रोवाइड कराते हैं। The drainage layer is the subgrade layer that is used to collect the water from pavement surface to send to ground water। तो आपको जब नहीं पता, अगर रोड के बगल में जो आप ड्रेनेज बनाते हैं तो आप जो पेमेंट के कौन से लेयर में प्रोवाइड कराते हैं, तो जो ड्रेनेज रहता है वो आपका वो सब बेस के लेयर में रहता है। क्यों रहता है सब बेस के लेयर में, सोच के देखिए, पेमेंट जो होती है उसमें आपका क्या रहता है, सब ग्रेड के बाद सब बेस, फिर बेस एंड सरफेस। तो आप उसकी जो लेयर है ड्रेनेज की उसको कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, सब बेस में। तभी तो सब बेस में जब वो ड्रेनेज की लेयर प्रोवाइड होगी तभी तो वो क्या करेगा, पानी को कलेक्ट करेगा और जमीन में भेज देगा, ग्राउंड में भेज देगा। इसलिए आप उसको जनरली कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सब बेस क्लियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेन्ड बाय कंक्रीट पेमेंट इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर का, जो मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेन करता है कौन, कंक्रीट पेमेंट, वो कितना होता है। और आपके पास ऑप्शन है 40, 45, 50 एंड 55। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका वो है आपका 45। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेन करता है आपका कंक्रीट पेमेंट, जो कि यूनिट होती है इसकी किलोग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन, कंक्रीट पेमेंट आर डिजाइन टू सस्टेन स्ट्रेस 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम लिमिट। ये जो लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट होती है आपकी कंक्रीट पेमेंट की, जो सस्टेन कर सकता है क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका, द आईसीपीबी में बी यूज्ड इन, द आईसीपीबी में बी यूज्ड इन। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईसीपीबी क्या होता है। तो आईसीपीबी होता है आपका इंटरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक। क्या होता है, इंटरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक, राइट। तो जो इसका यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं आप वाटर लॉक्ड एरिया में। कहाँ पे यूज करते हैं आप इसको, वाटर लॉक्ड एरिया में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटर लॉक्ड एरिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि आईसीपीबी क्या था आपका, आईसीपीबी आपका था इंटरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक। अब इसको यूज आप कहाँ करते हैं, वाटर लॉक्ड एरिया में। ये करता क्या है, ये क्या करता है कि जो वाटर लॉक्ड एरिया होते हैं उसमें वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ सेंड करता है, ग्राउंड वाटर में सेंड करता है। अब वाटर लॉक्ड एरिया क्या होता है, तो आपको जनरली पता होगा, आपने जब अगर देखा होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, वाटर लॉक्ड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे पानी हमारा ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाता, जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल हमारा राइज हो जाता है, और जहाँ जिससे हमारा पानी जो ग्राउंड वाटर में क्या होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जो उसके इसके लिए हम लोग रोड में जो पेमेंट सरफेस होता है वहां पे हम लोग इंटरलॉकिंग कंक्रीट पेवर ब्लॉक यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसको सेंड कर देता है कहाँ, ग्राउंड वाटर में सेंड कर देता है। तो आईसीपीबी का यूज करते हैं आप वाटर लॉग एरिया में, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिजाइन लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, डिजाइन लाइफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की कितनी होती है, तो आपकी होती है 15। तो इस क्वेश्चन का 10 टू 20 ईयर्स होती है, जनरली आप 15 ईयर्स कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 15। ये आपका एक्सप्लेनेशन, द डिजाइन लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज कंसीडर्ड एज 15 ईयर्स, इट मे बी लास्ट इवन फर्दर इफ प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। द डिजाइन पीरियड ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड की कितनी होती है, सीमेंट कंक्रीट रोड की आपकी डिजाइन टाइम होती है 30 ईयर्स। क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 30 ईयर्स। The design period of cement concrete road usually taken as 30 years, but they can even last longer if properly maintained and designed. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन इंडिया द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज डिजाइन एज पर, जो इंडिया में आप फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करते हैं वो आप किसके बेसिस पे करते हैं, जो आपकी यूनिट होती है और आपके जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, एमएसए। एमएसए क्या होता है, मिलियंस स्टैंडर्ड एक्सेल के बेस पे आप इंडिया में फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं।
The flexible payment are designed as per IRC 37, which uses MSA to specify the unit of the vehicle. और इसको बोलते हैं आप मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल दैट कैन बी यूज्ड ऑन इंडियन रोड इज। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल आपके इंडिया के रोड में कौन यूज करते हैं, वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल क्या होती है? आपका ऑप्शन है 11, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका 12 मीटर। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 मीटर। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल इन इंडिया इज restricted एज पर द रोटरी डिजाइन ऑफ द हाईवे विच इज मैक्सिमम 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंपैक्टेड सबग्रेड। तो जो आपकी कंपैक्टेड सबग्रेड होता है, कंपैक्शन का थ्रू कंपैक्टेड के बाद जो सबग्रेड होता है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? और आपके पास ऑप्शन है 300 mm, 500 mm, 700 mm एंड 900 mm। और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 300 mm। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 300 mm, ऑप्शन नंबर ए 300 mm मिनिमम थिकनेस होती है किसकी? कंपैक्टेड सबग्रेड की। लेकिन अगर बात की जाए हाईवे की, तो हाईवे के केस में आपकी जो मिनिमम थिकनेस होती है सबग्रेड की वो होती है आपकी 500 mm। कितनी? 500 mm। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। द मिनिमम थिकनेस ऑफ सबग्रेड रिक्वायर्ड इज 300 mm एंड हाईवे इट इज 500 mm। दे आर प्रोवाइड विद द मैक्सिमम बेस्ट फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज्ड इन इवेल्युएटिंग सॉइल स्ट्रेंथ। और आपको पता है मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है सॉइल स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करने के लिए वो होता है आपका सीबीआर। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका सीबीआर, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। ऑल द टेस्ट आर प्रेफर्ड बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सीबीआर विच इज कॉल्ड एज कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट परफॉर्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सीबीआर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन इज। जो सीबीआर का जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है, जैसा कि आपको मैंने अर्ली डिस्कस कर लिया कि जो सीबीआर का पेनिट्रेशन होता है आप 2.5 mm का पेनिट्रेशन चेक करते हैं और एक 5 mm के पेनिट्रेशन में चेक करते हैं। तो 2.5 mm के पेनिट्रेशन में जितना लोड हमारा लगता है उसको आप स्टैंडर्ड लोड से डिवाइड करते हैं, तो उससे आप सीबीआर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम ऐसे आप 5 mm का जो पेनिट्रेशन में जितना लोड हमारा लगा उस लोड को आप स्टैंडर्ड लोड जो होता है उससे डिवाइड करके आप उसका सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे 2.5 और 5 mm दोनों पेनिट्रेशन आप यूज करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होता है वो जनरली आप लेते हैं 2.5 mm का पेनिट्रेशन। क्योंकि अगर 2.5 mm के पेनिट्रेशन जो सीबीआर की वैल्यू आई और जो 5 mm के सीबीआर की वैल्यू आई, इन दोनों में से जनरली 2.5 mm की सीबीआर की वैल्यू हमेशा क्या आती है? मैक्सिमम आती है और आप इसी को यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी केस में अगर 5 mm की वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? सीबीआर टेस्ट को फिर से कंडक्ट करेंगे और सीबीआर टेस्ट को फिर से कंडक्ट करने के बाद फिर से अगर 5 mm की वैल्यू ज्यादा आ गई तो फिर आप वही वैल्यू को लेते हैं। तो जनरली इस क्वेश्चन की बात करें तो सीबीआर स्टैंडर्ड जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो होता है आपका 2.5 mm का। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ द सीबीआर वैल्यू इज 2.5 mm इफ 5 mm वैल्यू इज ग्रेटर देन द पेनिट्रेशन टेस्ट इज रिपीटेड अगेन। तो वही अगर 5 mm की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है तो पेनिट्रेशन टेस्ट में तो फिर टेस्ट को फिर से रिपीट करते हैं, और अगर फिर से वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो फिर आप 5 mm की वैल्यू को ही सीबीआर वैल्यू मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ सील कोट। जो सील कोट होता है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 20 mm। तो ये रहा आपका 20 mm, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 20 mm जो होती है वो मिनिमम थिकनेस होती है किसकी? सील कोट की। ये रहा आपका उसका एक्सप्लेनेशन। मिनिमम थिकनेस ऑफ सील कोट रिक्वायर्ड 20 mm फॉर बिटुमिनस पेमेंट। सील कोट इज ए लेयर अबव द फ्लेक्सिबल पेमेंट सरफेस। तो ये जो सील कोट आपको पता ही है, जो पेमेंट का सरफेस होता है तो सरफेस के ऊपर आप सील कोटिंग करते हैं, जो कि मिनिमम थिकनेस 20 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन द पेमेंट इज। तो जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है एग्रीगेट की, वो आप कितनी इम्पैक्ट वैल्यू यूज करते हैं एग्रीगेट की पेमेंट में? तो जो आपकी एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू होती है जो पेमेंट में आप जनरली यूज करते हैं वो होती है आपकी 30। कितनी? 30। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 30।
द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30 फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन बिटूमेन। अगर बिटूमेन के केस में, बिटूमेन पेमेंट के केस में एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 30% से। और इफ इट इज लेस देन 30 द एग्रीगेट में बी रिप्लेस्ड। और अगर इसकी वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू अगर 30 से हमारी क्या है, कम है, तो उस केस में लेस देन अगर हमारा 30 है तो एग्रीगेट क्या करते हैं, फिर से आप रिप्लेस्ड कर देते हैं। तो आपकी इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30% फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन बिटूमेन, राइट। वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मेंशन है, 30% ऑफ फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन बिटूमेन। इफ इट इज लेस देन 30 देन द एग्रीगेट में बी रिप्लेस्ड। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एब्रेशन वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट इन पेमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो जो एब्रेशन वैल्यू होती है एग्रीगेट की इन पेमेंट के केस में, वो किससे हमारे लेस देन नहीं होनी चाहिए। और आपके पास ऑप्शन 30, 40, 50 एंड 60। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 40। तो जो एब्रेशन वैल्यू होती है आप एग्रीगेट की पेमेंट, वो लेस देन नहीं होना चाहिए, किससे, 40 से। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, द एब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 40% फॉर द एग्रीगेट टेस्टेड बाई। जो इसका एब्रेशन वैल्यू को जो टेस्ट करते हैं, किससे टेस्ट करते हैं, उसका कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि उसका टेस्ट किससे करते हैं, उसका apparatus का नाम क्या होता है, तो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं। और इफ इट इज मोर देन 40 देन इट मे बी रिजेक्टेड। अगर इसकी वैल्यू अगर 40 से ज्यादा आती है तो इसको आप क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे आर प्रिपेयर्ड बाय। तो जो हाईवे का स्पेसिफिकेशन है उसको आप प्रिपेयर करते हैं किससे, आपके पास ऑप्शन है आईआरसी, मोर्थ, बीआईएस या एनएचएआई। तो जो स्पेसिफिकेशन ऑफ हाईवे को आप प्रिपेयर करते हैं वो आप प्रिपेयर करते हैं मोर्थ, MORTH, मोर्थ। और ये क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर्थ। और मोर्थ का फुल फॉर्म है आपका पता है, फिर से आपको रिपीट करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और जो स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1942 में। तो जो हाईवे का जो प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिकेशन, वो करता है हमारा कौन सा, मोर्थ करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे आर प्रिपेयर्ड बाय मोर्थ विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये रहा आपके हाईवे इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। और अगर आपको ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये जैसे कि पार्ट 3 वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल काइजन टेक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको सबको आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ आपको आई बटन भी मिल जाएगा, वो वहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। Change for good.